हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स करवाने वाली हूँ आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर के। मैम, जो आप ये रिमेनिंग टॉपिक्स करवा रहे हो, क्या ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं? अरे भाई, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके हर अटेम्प्ट के अंदर एक ना एक क्वेश्चन इसके अंदर से बनता ही है, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है। ठीक है मैम, अब समझ में आ गया, अब अच्छे से कर लेंगे। परफेक्ट। सबसे पहला जो आपका आज का टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। भाई, हमने समझ लिया एक तरीके से जीएसटी की जर्नी क्या थी, कैसे कैसे जीएसटी इवॉल्व होकर आया है, वैट क्या है। पर अब अगर वो मुझसे ये कहते हैं कि जीएसटी को एक्सप्लेन करो, मुझे कहता है कि जीएसटी बताओ क्या है, तो भाई उस जीएसटी की डेफिनेशन के अंदर आपके उस आंसर के अंदर ये 6 पॉइंटर्स आपके हाईलाइट होने चाहिए। अब ये 6 पॉइंटर्स क्या है वो समझो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैट क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब जीएसटी जो है वो बिल्कुल वैट की तरह ही काम करता है। इसका मतलब जो मुझे टैक्स पे करना है, जो मुझे टैक्स पे करना है वो हर लेवल के वैल्यू एडिशन के ऊपर करना है। मैम, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आज आपका जो सामान है वो मैन्युफैक्चरर से किसके पास जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर से किसके पास जाता है? होलसेलर के पास, देन रिटेलर के पास, एंड देन फाइनल कस्टमर के पास। इस पूरी सप्लाई चेन के अंदर, इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन के अंदर ये हर लेवल पे जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, अपना जो प्रॉफिट मार्जिन सेलेक्ट कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी टैक्स रेट से, तो वो हर लेवल पे जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे करवाना है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को लेट सपोज 1000 रुपए का जो सामान था वो 1200 में बेचा, तो इसका मतलब आप वैल्यू एडिशन कितना किया? 200 रुपए। 200 इंटू में जो भी टैक्स रेट था वो जीएसटी का मैं पे करवाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूटर से सामान जो है वो होलसेलर के पास गया, उसने वो सामान कितने का कर दिया? 1500 का। 1200 का सामान उसने 1500 का कर दिया। कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 300 का। 300 मल्टीप्लाई कर दूंगी टैक्स रेट से, मान लो लेट्स सपोज 10% है, कुछ भी है, तो वो हर लेवल पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रही हूँ। कब तक? जब तक कि वो फाइनल कस्टमर के हाथ तक ना पहुंच जाए, क्योंकि जब तक वो कस्टमर के हाथ तक पहुंचेगा तब तक उस चीज पे जितना भी टैक्स बनना चाहिए था वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा चुका होगा। तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स जो कि लिवाई किया जाता है, किस पे लगाया जाता है? गुड्स पे, सर्विस पे, एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन, हर लेवल के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। सेकेंड, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इन ऑन कंजम्पशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। थिंक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल का कहता है, एक मेरा जो बायर है ना, बायर है बेटा महाराष्ट्र के अंदर बैठा हुआ, ठीक है जी। अब वो एक दिल्ली के सप्लायर के पास जाता है, कहता है कि भाई मुझे ना ये सामान चाहिए। उसने कहा ओके परफेक्ट, आपके महाराष्ट्र में भिजवा दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं भाई, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक काम कर, मेरा ना दिल्ली के अंदर एक वेयर हाउस है, मेरे दिल्ली के वेयर हाउस में वो सामान पहुंचा दे। अब मुझे बताओ, अगर ये ट्रांजेक्शन आ गई कि भाई जो मेरा बॉर्डर है वो चेंज ही नहीं हुआ, यहां से सामान उठ के यहां चला गया, तो समझ रहे हो उस केस के अंदर मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगाऊं या मैं आईजीएसटी लगाऊं, मैं क्या लगाऊं? मुझे तो कंफ्यूजन हो गई। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लेकर आया कि भाई जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसमें हम बहुत इलेबोरेट करके इसको समझेंगे अपने आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कि भाई ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, कब आईजीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो गई कि भाई एक बात बताओ, जो रेवेन्यू है वो किसके पास जाना चाहिए, कौन सी स्टेट के पास जाएगा, कितना जाएगा? तो सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ये चीज बताया कि जो डेस्टिनेशन स्टेट होगी, जहां पे वो सामान जाएगा, हम उसको कंसीडर करेंगे जीएसटी की कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो, जीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ दैट स्टेट। जीएसटी उस स्टेट का रेवेन्यू माना जाएगा विच हैज अ जुरिस्डिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहां पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है या फिर सर्विस जो है वो कंज्यूम हो रही है, जिसका हम आगे जाके प्लेस ऑफ सप्लाई, हमारा ऑल टुगेदर बिल्कुल एक डिफरेंट चैप्टर है, उसके अंदर डिटेल में समझेंगे। तो सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी, जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब हम उस स्टेट पे ध्यान देंगे जिस स्टेट के अंदर वो गुड्स या वो सर्विस कंज्यूम हो रही है। डन है। उसके बाद थर्ड, टैक्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक एग्जांपल क्या है, आप आज कहाँ गए? आप आज गए पीसी ज्वेलर्स के पास, ठीक है जी, पीसीजे के पास गए, आपका खरीदने गए, आप गोल्ड खरीदने गए। जैसे ही आप गोल्ड खरीदोगे वो उस पे 3% मेकिंग चार्जेस भी लेंगे। डन है। गोल्ड पे वो आप, सॉरी, 3% वो आपसे जीएसटी भी चार्ज करेंगे। डन है। वो आपसे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, परफेक्ट है। अब वही सेम चीज आप आए, आप क्या करें, आपने अपना पुराना गोल्ड पीसी ज्वेलर को बेचा, तो क्या आप पीसी ज्वेलर पे जो अमाउंट, मतलब जो गोल्ड बेचोगे उससे भी टैक्स कलेक्ट करोगे? क्या आप जीएसटी जो है पीसी ज्वेलर्स के ऊपर भी लगाओगे? एक और एग्जांपल सुनो। एक मेरे पास एग्जांपल क्या है, देखो, आज एक मोटर व्हीकल है, आप कोई भी मोटर व्हीकल खरीदने जाते हो, लेट सपोज आपने कार खरीदी, तो कार खरीदने के बाद आप उसके ऊपर जीएसटी पे करते हो, परफेक्ट है। पर वही अगर आप अपनी सेकंड हैंड कार बेचने चले गए, या फिर लेट सपोज नई कार ही आप लेकर आए, आप पापा ने डांट दी कि नहीं अच्छी नहीं है, वापस करा के आओ, आप उसको वापस सामने वाली पार्टी को, जो कार के शोरूम में उसको बेचने जाओगे, तो क्या आप उस सामने वाले पर्सन से जीएसटी क्लेम करोगे? नहीं करोगे। इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रीजन है कि जीएसटी जो है
आपका बिजनेस के ऊपर लगना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी में लगना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी एक्टिविटी आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो या बिजनेस को चलाने के लिए कर रहे हो, तो उस एक्टिविटी के ऊपर आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो जो कि आपकी पर्सनल नेचर की है, नॉन रूटीन नेचर की है, जो कि आपकी बिजनेस से रिलेट नहीं करती, आप उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। बता ही दिया मैंने आपको, भाई गोल्ड आप अगर बेचने जा रहे हो तो क्या आप सामने वाली पार्टी से जीएसटी कलेक्ट करोगे? नहीं करोगे। गाड़ी बेचने जा रहे हो, जीएसटी कलेक्ट करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे आप जीएसटी कलेक्ट उनसे? क्योंकि ये काम आपके बिजनेस का नहीं है, आपका काम गोल्ड बेचना ही नहीं है। आप समझ रहे हो? तो अगर आपका कोई भी चीज जो है वो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेट नहीं करती है, तो आप उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैम उसका रीजन क्या है? आप ये सिंपल सी चीज ये समझो, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, रेवेन्यू का सोर्स चाहिए, सीधी बात है, उसको तो पैसा आना चाहिए, चाहे कोई भी दे। तो फिर हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन क्यों नहीं लगाई गई? बेटा देखो, आज जीएसटी लगाने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, आपको 12 रिटर्न फाइल करनी होती है। किसकी? जीएसटी R1 की। 12 रिटर्न फाइल करनी पड़ती है 3B की, एनुअल रिटर्न होती है। मतलब बहुत न्यूमरस कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे आपके कंप्लायंसेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, टाइमली जीएसटी डिपॉजिट कराना होता है। भाई हर एक एक पर्सन के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं डाली जा सकती, क्योंकि उसके बिजनेस का काम ही नहीं है। आप एक नॉर्मल सी बात ये समझो, मैं इस टॉपिक को बहुत डीप में लेके जा रही हूँ, एक आपको क्लैरिटी बिल्डअप करने के लिए कि भाई आपका एक बारी का काम है कि मुझे अपना गोल्ड वापस कराना है। एक बारी के काम के लिए क्या आप इतने सारे कंप्लायंसेस को हैंडल करोगे? आपका रोज का काम होता, रूटीन नेचर का काम होता, बिजनेस एक्टिविटी होती, तब तो आप पे जीएसटी की इम्प्लीकेशन इम्पोज करते, जीएसटी अप्लाई करवाते। पर आपको एक बारी के ट्रांजैक्शन के लिए इतना तामझाम थोड़ी करोगे। इसीलिए सिंपल चीज ये कहेगी कि जीएसटी आपकी बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर ही लगाया जाएगा। GST is a tax on the consumption of product or service from business sources and not on the personal या फिर hobby activities। कोई भी पर्सनल चीजों के ऊपर आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। आप लैपटॉप खरीद के आए, आपने जीएसटी पे किया, परफेक्ट। पर वही सेम लैपटॉप अगर आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो आप अपने फ्रेंड से जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। भाई किसको डिपॉजिट कराओगे? आपके पास जीएसटी नंबर थोड़ी है, या फिर ये आपकी बिजनेस की एक्टिविटी, रूटीन नेचर की एक्टिविटी थोड़ी है। डन। फोर्थ पॉइंट, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। अब कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? भाई जो जो आपने जीएसटी परचेज के टाइम पे गवर्नमेंट को पे करवा दिया, अपने सेल्स के टाइम पे उतना अमाउंट आप माइनस करवा लेना। मैम मैंने जब वो सामान खरीदा था, मैंने 1,000 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया था। अब जब मैं उसको बेच रही हूँ, तब मुझे 1,500 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है अपने कस्टमर के बिहाफ पे। तो 1,500 करवाना है, 1,000 मैंने ऑलरेडी करवा दिया, इसका मतलब मुझे 500 डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवानी है। जीएसटी का जो बर्डन है वो सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट कंज्यूमर या कस्टमर ही बियर करता है। आपने अगर जीएसटी पे कर दिया उस सामान को खरीदते समय, आपने अगर जीएसटी पे कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब उस सामान को बेचोगे तो अपना वो अमाउंट क्रेडिट जो है आपका वो सेट ऑफ करवा लेना। समझ में आ गया? इट इज अवेलेबल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट अप टू द रिटेल कंज्यूमर लेवल, thus paying the taxes only the value addition at each stage of the supply chain। डन है? इसके बाद बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। भाई मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जीएसटी का जो बर्डन है अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर ही बियर करता है। जो रिटेलर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कस्टमर के बिहाफ पे अभी पे कर देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स, पर वो बाद में जाके उसका इनपुट क्लेम कर लेते हैं। चीज बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, ओनली द फाइनल कंज्यूमर बियर द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट सप्लायर इन द सप्लाई चेन एज ऑल द प्रीवियस स्टेजेस। सेट ऑफ का बेनिफिट उनको मिल जाता है जितने भी प्रीवियस स्टेज के मेरे सप्लायर्स थे। 6 पॉइंट, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। टैक्स पर टैक्स लगता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था जो वैट वाली ट्रांजेक्शन थी, ट्रांजेक्शन विद वैट, उसके अंदर जो हम वैल्यू एडिशन कर रहे थे वो आपके प्राइस के ऊपर कर रहे थे, विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला प्राइस था, टोटल प्राइस था 11,000, उसके ऊपर नहीं, 10,000 के ऊपर वैल्यू एडिशन कर रहे थे 5,000 का, विच कम्स इक्वल्स टू 15,000 रुपीज। इसका मतलब मैम डबल टैक्सेशन का तो सवाल उठता ही नहीं है, टैक्स पर टैक्स का तो सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि हम जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं प्राइस के ऊपर कर रहे हैं, कमोडिटी के प्राइस के ऊपर, विच इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी हटाने के बाद। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपको जीएसटी का स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है। कौन कौन से जीएसटी एक्ट अभी प्रिवेल कर रहे हैं? मैम पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017। ये सारा 2017 क्यों है? क्योंकि जीएसटी आया ही 1 जुलाई 2017 में था। ठीक है, इसे हम सीजीएसटी कहेंगे, इसे हम एसजीएसटी कहेंगे, इसे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस एक्ट यूटीजीएसटी कहेंगे, और इसे हम आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस एक्ट
आईजीएसटी कहेंगे। और लास्ट आता है मेरा एक जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। अब मैम ये चारों तो समझ में आए, ये क्या चीज है भाई? ये देखो, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट। भाई जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया तो स्टेट को हो सकता है लॉसेस वगैरह भी हुए थे इनिशियल लेवल पे। जैसे ही जीएसटी आया, उससे पहले क्या था, वैट वगैरह बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगा करते थे। तो जितने ज्यादा टैक्सेस उतना ज्यादा रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। भाई एक चीज समझ पा रहे हो, जितने ज्यादा टैक्सेस उतना गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिलता था। जैसे ही जीएसटी आया, सारे टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम हो गए, वन नेशन वन टैक्स वाला नारा हो गया। तो उस टाइम पे स्टेट्स को काफी सारा लॉस बियर करना हुआ, स्टेट का रेवेन्यू कम हो गया। तो इसीलिए जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स सेस एक्ट बनाया गया, जिसके अंदर यह कहा गया कि स्टेट को जो भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो इस फंड से हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करवाएंगे, स्टेट को कोई नुकसान होने नहीं देंगे। डन। अब स्ट्रक्चर समझो क्या है। इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज वो मत समझना, समझो जब इंडिया है उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्या टेरिटरी है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी है। कुछ ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, जहाँ पे विधानसभा है। सिंपल मतलब जहाँ पे आपका स्टेट असेंबली है। सिंपल मतलब जहाँ पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसी कितनी स्टेट्स है, 28 स्टेट है, जहाँ पे हमारी खुद की स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है, सेंट्रल के साथ मिलकर स्टेट भी लॉज बनाती है। तो अगर उस स्टेट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसे हम इंट्रा स्टेट अप्लाई कहेंगे, और वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। परफेक्ट है। अब मैम कुछ ऐसी भी मेरे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, स्टेट असेंबली ही नहीं है, कुछ नहीं है, नो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट का कुछ है ही नहीं काम, सीधा सेंट्रल उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसी मेरी 5 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे हम जो इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई होती है तो वहां पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाएंगे। यूटीजीएसटी का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ना कि एसजीएसटी। एसजीएसटी ना लगा के वहां पे हम यूटीजीएसटी लगाएंगे, क्योंकि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं। जब स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं तो रेवेन्यू का आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा ही नहीं। सिंपल सी चीज ये समझना कि एसजीएसटी कौन कौन सी स्टेट पर लगाएंगे, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट है। जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं तो भाई वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को आधा पैसा जाएगा ही नहीं, वहां पे यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को यूटीजीएसटी हम अप्लाई करवाएंगे। ठीक है। अब कुछ ऐसी भी जगह थी, यूनियन टेरिटरीज थी जिनकी स्टेट लेजिस्लेचर था, जिनकी स्टेट गवर्नमेंट थी। कुछ ऐसी यूटी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, कुछ ऐसी यूटी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट थी, फॉर एग्जांपल दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे जीएसटी लॉ क्या कहता है कि इसको हम स्टेट ही मान लेंगे, इसको हम इसकी तरह मान लेंगे। और अगर यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगी। टोटल अभी प्रिवेलिंग सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट कितने हैं, 31। 31 अभी प्रिवेलिंग एसजीएसटी एक्ट है, 28 यहाँ के और 3 यहाँ के। अब आप ये पूछोगे मैम ऐसी कौन सी 5 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे हमारा सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाया जाता है। ऐसी 5 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है बेटा? चंडीगढ़, लिखना चाहो तो नोटबुक में लिख लेना। चंडीगढ़ एक हमारा, एक है मेरा अंडमान एंड निकोबार, एक है मेरा लद्दाख, एक है मेरा दादरा एंड नागर हवेली एंड एक दमन एंड दीव। ये 5 ऐसी मेरी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं, यूटीजीएसटी लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, विधानसभा नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, स्टेट असेंबली नहीं है। यहाँ पे इन यूनियन टेरिटरीज को सेंटर ही कंट्रोल करती है। ये क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ पे हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा और कहाँ कहाँ पे हमारा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगेगा। ये बात हो रही है आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई की, कि मतलब विद इन द बॉर्डर अगर आपकी कोई भी सप्लाई हो रही है तो। डन है। चलो आ जाओ एग्जाम्पल पे चलते हैं। समझो ये तो बहुत इजी सा एग्जांपल है, आपको कुछ नहीं बताना, आपको बताना है कि भाई आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कौन कौन से केसेस के अंदर लगने वाला है। मिस्टर शिव दिल्ली के हैं, गुड सप्लाई हो रहे दिल्ली के अंदर, दिल्ली टू दिल्ली बॉर्डर चेंज नहीं हुआ, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यूटीजीएसटी क्यों नहीं हुआ मैम? यूटीजीएसटी इसलिए नहीं हुआ बिकॉज दिल्ली के पास उसकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल के साथ स्टेट भी कंट्रोल कर रही है, तो जो रिवेन्यू शेयरिंग होगी वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में होगी। ठीक है। दिल्ली एक ऐसी यूटी है जहाँ पे जिसकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। फिर नेक्स्ट, रमन ऑफ कश्मीर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पुणे के अंदर। मैम कश्मीर और पुणे अलग अलग स्टेट होगी तो क्या लगेगा मेरा, आईजीएसटी। फिर यहाँ पे जानकी ऑफ गोवा, इसने कहा कराया, गुड सप्लाई करे गोवा के अंदर ही, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरा अप्लाई हो जाएगा। मैम यूटीजीएसटी क्यों नहीं हुआ? भाई गोवा मेरी कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है। उसके बाद पंकज ने गुड्स सप्लाई करे हैं चंडीगढ़ के अंदर टू सुरेंद्र ऑफ देहरादून उत्तराखंड। चंडीगढ़ से उत्तराखंड मैम इंटर स्टेट हो गया, आईजीएसटी में अप्लाई होगा। इसके बाद काजोल ने गुड सेंड करे हैं, दोनों ही राजस्थान में रहते हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। परफेक्ट है। एक और एग्जांपल पे आ जाओ। यहाँ पे आपको बेटा अमाउंट के साथ बताना है। ठीक है। लोकल इंट्रा स्टेट सप्लाई इन दिल्ली,
अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई दिल्ली के अंदर हो रही है तो CGST SGST 40,000 है, 40,000 पे टैक्सेबल रेट कितना लगाना है मैम? CGST 9%, SGST 9%, तो 40,000 का कितना कर रहा है? 9% और 9%, 3600 CGST और SGST के अंदर डाल दिए। इंट्रा स्टेट सप्लाई UT है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, 40,000 का 9%, 40,000 का 9%, 36 CGST SGST में आ गया। लोकल इंट्रा स्टेट सप्लाई इन पंजाब, ठीक है जी, CGST SGST 60,000 का 9%, 60,000 का 9% CGST SGST, परफेक्ट है। सप्लाई हो रही है असम टू पंजाब, IGST लगेगा यहाँ पे 25,000 का 18%, IGST 18% लगेगा आपका, 25,000 का 18% IGST। सप्लाई हो रही है दिल्ली टू गोवा, IGST लगेगा 30,000 का, ये देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है दिल्ली टू गोवा 30,000 का 18% कितना आ जाएगा? 5400 IGST। यहाँ पे आ जाओ दिल्ली टू पुडुचेरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगेन IGST, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई मेरी, ठीक है, कितनी? 50,000 का 18%, 9,000 रुपए IGST। यहाँ पे आ जाओ लोकल सप्लाई इन चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ मेरी यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ मेरी यूनियन टेरिटरी है, पर कैसी यूनियन टेरिटरी? विदाउट स्टेट गवर्नमेंट, विदाउट स्टेट असेंबली, तो यहाँ पे CGST एंड UTGST लगेगा, CGST UTGST 20% का, 20,000 का 9%, 20,000 का 9%, 1800 CGST एंड UTGST क्यों लगा? क्योंकि मैम चंडीगढ़ क्या है मेरी? यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, परफेक्ट है। चलो जी आगे चलो, आगे चलते हैं। टैक्सेस जो कि जीएसटी में सब्स्यूम हो गए, ऐसे कौन कौन से टैक्सेस है जो कि जीएसटी आने के बाद जीएसटी की फनल के अंदर ही चले गए, जीएसटी आने के बाद जीएसटी के अंदर ही मिक्स हो गए, जीएसटी के अंदर घुल मिल गए? कौन कौन से? सेंट्रल लेवल पर जो टैक्सेस लगाए जाते थे, स्टेट लेवल पर जो टैक्सेस लगाए जाया करते थे। डन है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, CVD, स्पेशल CVD, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस। मैम मुझे इनको क्या याद करना है? बिल्कुल याद करना है। कोई मेमोरी टेक्निक है, कोई तरीका है? नहीं, इसका कोई तरीका नहीं है, इसको सिंपली बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन आया तो टू द स्टेट पॉइंट आपको ये चीज लर्न करके लिखनी है। ऐसे कौन से स्टेट के टैक्सेस है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी पर जीएसटी आने के बाद जीएसटी के अंदर ही मिल गए? कौन से? टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, लग्जरी टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, टैक्सेस जो कि लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग पे लगते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट दोज लिवाइड बाय द लोकल बॉडीज। इसका मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी के अंदर चला गया, पर वो एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि लोकल बॉडीज लगाया करती थी वो जीएसटी के अंदर नहीं गया। स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार एज रिलेट टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट गुड्स सर्विस के ऊपर जो भी टैक्सेस लगाया करती थी, सरचार्जेस सेस लगाया करती थी, वो भी जीएसटी की फनल के अंदर चले गए। तो भाई अगर कोई मुझसे आज की डेट पे पूछे कि टैक्सेस जो कि जीएसटी में सब्स्यूम हो गए, मैं दो बाइफिकेशन बताऊंगी, सेंट्रल लेवल के टैक्सेस जो जीएसटी में चले गए, स्टेट लेवल के टैक्सेस जो जीएसटी में चले गए। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि टैक्सेस जो कि जीएसटी के अंदर सब्स्यूम नहीं हुए, जीएसटी के अंदर घुले मिले नहीं है, जीएसटी के साथ साथ आज की डेट पे ये वाले टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं। कौन कौन से? बेसिक कस्टम ड्यूटी, जब भी कोई सामान इंपोर्ट वगैरह होता है कस्टम ड्यूटी लगती है। स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी लगाए जाते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स लिवाइड बाय लोकल बॉडीज, एक्सेप्ट दोज लिवाइड बाय लोकल बॉडीज, जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ था, इसका मतलब आज की डेट पे ये वाला टैक्स लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि इस पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कुछ पता ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, एक्साइज लग रही थी। और मोटर व्हीकल टैक्स, अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हो तो उस पर जो टैक्स पे कर रहे हो मोटर व्हीकल टैक्स, वो अभी भी जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ। तो ऐसे मैम 5 टैक्सेस है जो कि जीएसटी आने के बाद स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं, जीएसटी के साथ साथ ये वाले टैक्सेस भी अप्लाई किए जाते हैं। वो 5 टैक्सेस ये रहे। ऐसे टैक्सेस जो जीएसटी में सब्स्यूम हो गए, सेंट्रल लेवल पे ये रहे, स्टेट लेवल पे ये रहे। इसको लर्न करना है, बिल्कुल लर्न करना है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सब्स्यूमिंग जीएसटी। जब हम जीएसटी को सब्स्यूम कर रहे थे, जब हम टैक्सेस को सब्स्यूम कर रहे थे जीएसटी के अंदर, तो क्या क्या बातों का हमने ध्यान रखा था? प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सब्स्यूमिंग जीएसटी। बेटा पहली चीज जो इसके अंदर ये कह रहे हैं, कोई भी टैक्सेस अगर आप जीएसटी के अंदर सब्स्यूम करा रहे हो, इस बात का खास ध्यान रखना कि वो जो टैक्स है उसका नेचर इनडायरेक्ट टैक्सेस का होना चाहिए। मतलब जीएसटी सिंस ये मेरा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स के नेचर के टैक्सेस थे, ऐसे टैक्सेस जो कि गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगा करते थे, वो सारे टैक्सेस इसके अंदर सब्स्यूम हो सकते हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा टैक्स जो कि गुड्स और सर्विस की नेचर में नहीं था,
ईदर ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विस के नेचर में अगर कोई टैक्स नहीं था तो वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं होगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डायरेक्ट टैक्स का नेचर का टैक्स था, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं होगा। अगर कोई भी टैक्स आपको जीएसटी में सब्स्यूम करना है तो मेन क्राइटेरिया सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। इनडायरेक्ट टैक्स, कोई टैक्स कैसे बनता है? वो टैक्स होता है जो कि गुड्स या सर्विस की सप्लाई के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो बहुत ईजी, सबसे पहली बात क्लियर है। सेकंड, जो भी आप टैक्स लगा रहे हो, जो भी आप टैक्स लगा रहे हो वो आपका ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट होना चाहिए। मतलब जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है कि जब से वो गुड बना, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब वो फाइनल कस्टमर के हाथ में पहुंचा, इस ट्रांजैक्शन चेन में अगर कोई टैक्स लग रहा है तो वो वाला टैक्स ही जीएसटी के अंदर सब्स्यूम होना चाहिए। विच कमेंस विद द इंपोर्ट, अगर कोई सामान आया, बना, प्रोड्यूस हुआ या सर्विस कोई हमने प्रोवाइड करी, एक एंड से लेकर जब तक कि वो फाइनल कंजम्पशन वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती, उस ट्रांजैक्शन चेन के बीच में कोई टैक्स लग रहा है तो वही सब्स्यूम होगा। पहला बात इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। दूसरी बात, वो टैक्स जो है वो ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट होना चाहिए। थर्ड चीज, द सबमिशन शुड रिजल्ट इन फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट। जो भी आप टैक्स सब्स्यूम कर रहे हो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन चेन के अंदर फ्री फ्लो होना चाहिए टैक्स क्रेडिट का। मतलब आज जो मैंने परचेज के टाइम पे टैक्स पे किया है, जब मैं उसको बेचूंगी तब मैं उसको सेट ऑफ करवा सकती हूँ, अपना इनपुट क्लेम कर सकती हूँ। मेरा जो टैक्स क्रेडिट है उसका फ्री फ्लो होना चाहिए, चाहे वो इंट्रा लेवल पे हो चाहे वो इंटरस्टेट लेवल के ऊपर हो। मतलब चाहे वो जो गुड्स है मैंने अपना विद इन द स्टेट बेचा है या फिर किसी डिफरेंट स्टेट के अंदर बेचा है, चाहे इंट्रा लेवल पे चाहे इंटर लेवल पे, उसका मुझे फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट होना चाहिए। मतलब जो मैंने टैक्स पहले पे किया था उसका मुझे इनपुट मिलना चाहिए। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने दिल्ली की कोई पार्टी से कोई सामान खरीदा और मैं उसको कहाँ ले आई, उसको मैं लेकर आ गई बेटा पंजाब के अंदर, ठीक है, या फिर एक काम करो उसको मैं लेकर आ गई पास की स्टेट्स में चलते हरियाणा के अंदर, और फिर मैंने खरीदा था दिल्ली की पार्टी से, हरियाणा में ले आई और मैंने यूपी में बेच दिया, तो हर लेवल पे चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो चाहे इंटर हो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे उसका इनपुट मिलना चाहिए, मेरा टैक्स क्रेडिट का फ्री फ्लो होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद रिवेन्यू फेयरनेस, भाई रिवेन्यू फेयरनेस मेंटेन होनी चाहिए। यूनियन और सेंट्रल, मतलब जो सेंट्रल है और जो स्टेट है उनको इंडिविजुअली पूरा पूरा पैसा मिलना चाहिए। रिवेन्यू फेयरनेस होनी चाहिए फॉर द बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, इंडिविजुअली वुड नीड टू बी अटेम्प्टेड। इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे कौन से चार प्रिंसिपल है जो हमें ध्यान में रखने हैं? मैम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस होना चाहिए, ट्रांजैक्शन चेन का पार्ट होना चाहिए, उसके बाद टैक्स का क्रेडिट जो है उसका फ्री फ्लो होना चाहिए और रिवेन्यू फेयरनेस मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है जी। अब जीएसटी का रेशनल क्या था, जीएसटी लाने के बेनिफिट क्या थे? तो इसको ना हम तीन बाइफर्केशन में बांटते हैं कि गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिला और फाइनल कस्टमर को क्या बेनिफिट मिला। सबसे पहली चीज क्या है, गवर्नमेंट जो है वो एम करते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन्स के ऊपर, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्ट अप हो गई। भाई पहले बहुत सारे मल्टीपल लेवल के टैक्सेस लगाए जाते थे, तो भाई फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स थे वो डरते थे कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन करो टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट को कभी टैक्स दो, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दो, कभी यहाँ टैक्स दो, कभी वहां टैक्स दो। जब से जीएसटी आया सारे टैक्सेस हट गए और एक टैक्स आपका बन गया, तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी एनकरेज होते हैं। उन्हें पहले ही पता होता है कि भाई इस लेवल का इतना मुझे टैक्स पे करना है, इसके अलावा मुझे कोई और टैक्स पे नहीं करना है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या था, मेक इन इंडिया कैंपेन की इंडिया को बूस्टअप करो। और वो कैसे बूस्टअप होगा, जब उसको फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी, और जीएसटी लाने की वजह से फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बूस्टअप आया। जीएसटी एम टू मेक इंडिया अ कॉमन मार्केट विद कॉमन रेट ऑफ टैक्सेस एंड प्रोसीजर्स। जीएसटी का क्या इंप्लीकेशन था, इंडिया को एक ऐसी मार्केट बना दो जहां पे एक कॉमन टैक्स लगेगा, सबको पता होगा, जिसकी वजह से फॉरेन की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। सेकंड चीज, स्टेट को बेनिफिट होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है, लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे, तो भाई जिस स्टेट के अंदर पैसा लगाएंगे ऑफ कोर्स उस स्टेट की तो इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट होगी ही होगी। और वो पैसा लगाने की हिम्मत उनको कहां से मिली, एक वन नेशन वन टैक्स वाले प्रोसीजर से। ठीक है जी। अब यूनिफॉर्म सीजीएसटी एंड आईजीएसटी रेट एक्चुअली रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर द टैक्स इवेजन। टैक्स चोरी का काम ही हट गया, टैक्स चोरी का जो था ना एक तरीका वो खत्म ही हो गया, बिकॉज हमने एक तरीके से सारा सिस्टम बिल्कुल यूनिफॉर्म कर दिया। एक तरीके से एसजीएसटी और आईजीएसटी रेट कि भैया पहले सेंट्रल कलेक्ट कर लेगी और फिर स्टेट को अपोर्शन कर देगी, या फिर स्टेट और सेंट्रल का जो हिस्सा होगा 50-50% होगा, इक्वल रेशो में पैसा डिवाइड होगा, जिसकी वजह से टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी करने का जो इंसेंटिव था, जो मौका था, वो खत्म हो गया। ठीक है जी। इसके बाद इट विल ब्रिंग बायंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय वाइडनिंग द टैक्स बेस एंड इंप्रूविंग द टैक्स पेयर कंप्लायंसेस। भाई टैक्स पेयर के कंप्लायंसेस इंप्रूव हो गए। पहले क्या था, इतने सारे टैक्सेस लगाया जाया करते थे, अब हर टैक्स की अपनी रिटर्न फाइल करो, अपनी इम्प्लीकेशन है, अपनी लीगल प्रोसीजर है, सबको इरेडिकेट करके सबको हटा के एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम बना दिया।
टैक्स का कंप्लायंस और सिंप्लीफाई हुआ, टैक्स बेस बढ़ गया, बिकॉज पहले बहुत सारे ट्रांजैक्शन थे जो कि जीएसटी मतलब जो टैक्स एम्बिट से बच जाया करती थी, लोग टैक्स इवेजन कर लिया करते थे, पर जीएसटी लाने के बाद एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो गया, टैक्स लगेगा तो लगा मतलब लगेगा तो सबको पे करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका जो टैक्स बेस है वो वाइडन अप हो गया और बढ़ गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन और मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया। डन है। अब बेनिफिट क्या हुआ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को? सबसे पहली चीज, इंडस्ट्री में इकोनॉमी में क्या बेनिफिट हुआ? मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन रिड्यूस। अलग अलग टाइप के इंडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे एक ही चीज पे, रेस्टोरेंट वाली सर्विस में मैंने आपको बताया था ना, गुड्स पे भी टैक्स लग रहा है, सर्विस पे भी टैक्स लग रहा है, एक ही ट्रांजेक्शन में मल्टीपल टाइम टैक्स लग रहा है, मल्टीपल लेवल पे टैक्स लग रहा है, ये सारी मल्टीप्लिसिटी हट गई, कम हो गई। उसके बाद सेट ऑफ का प्रोविजन आया कि भाई जो आप टैक्स पे पहले कर चुके हो वो अपनी सेल में से माइनस करवा लेना, अपनी सेल की लाइबिलिटी में से जो ऑलरेडी आपने पे कर रखा है उसको माइनस करवा लेना, जिसकी वजह से जो एंटायर वैल्यू चेन थी वो इंप्रूव हो गई। टैक्सेस जो हमने पहले वाली स्टेज पे पे कर रखे थे उनका मुझे सेट ऑफ मिलने लग गया, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स की जो इम्प्लीकेशन थी वो मिटिगेट हो गई, वो कम हो गई। जीएसटी लीड्स टू मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, जो गलत इफेक्ट्स थे कैस्केडिंग नेचर के वो सारे हटने चालू हो गए। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी आई टैक्स रेट के अंदर। अब मुझे पता है किसी भी चीज के ऊपर अगर इतना टैक्स लगेगा तो भाई इतना टैक्स लगेगा, टैक्स रेट में यूनिफॉर्मिटी आई, कॉमन मार्केट बन गई हमारी, सब चीजें अच्छी तरीके से डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। एक्सपोर्ट को क्लासिफाई किया एज जीरो रेटेड सप्लाई, इट विल बूस्ट द एक्सपोर्ट। मतलब आज अगर मैं कोई भी एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई माना गया, और जिसकी वजह से मेरे एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस था, जो एक्सपोर्ट करने के गुड्स थे वो और बढ़ गए, ताकि इंडिया को ज्यादा बेनिफिट हो। जितना ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करेगी उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगी तो इंडिया की जो करेंसी है वो स्ट्रांग बनेगी, समझ रहे हो? अब कस्टमर को क्या बेनिफिट हुआ? भाई टैक्स सिस्टम सिंपल हो गया, ना इतना दिमाग लगाना कब कौन सा टैक्स प्रोसीजर है, कब क्या रिटर्न भरनी है, कब कैसे करना है, टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाइड हो गया। कैस्केडिंग के इल इफेक्ट्स जो थे वो मिटिगेट होने स्टार्ट हो गए। जब मेरी बात समझा, सिंपल सी चीज, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा तो कस्टमर को जो चीज पहले महंगी मिलती थी वो अब सस्ती मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। गुड्स और सर्विस की यही चीज लिखी हुई है कि जो गुड्स सर्विस के प्राइजेस थे उसके अंदर रिडक्शन उसको फील होगा, प्राइजेस कम हो जाएंगे बिकॉज कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा। जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर था वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द कंट्री, मगर एक सामान जो है इस स्टेट के अंदर अगर वो 10 का मिल रहा है तो अलग अलग स्टेट के अंदर भी वो 10 रुपीज का ही मिलेगा। जो आपका प्राइसिंग स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो सिंप्लीफाइड हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, बिकॉज सब लेवल के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो यूनिफॉर्म लगा रही है। भाई जो टैक्स लगेगा वो एक ही रेट से लगेगा, जब यूनिफॉर्म रेट पर टैक्स लग रहा है तो वो जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो भी यूनिफॉर्म रहेगा। टैक्सेशन सिस्टम जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, टैक्सेशन सिस्टम अच्छे तरीके से डिपेक्टेबल हो गया, समझ रहे हो, ट्रांसपेरेंट ज्यादा हो गया। अब हम बेटा बात करेंगे आपके जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल कहाँ मेंशन है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 ए के अंदर। मैम कैसे याद होगा? भाई दो लोगों ने साथ में बैठ के 9-9 बजे तक मीटिंग करी, तब जाके एक जीएसटी काउंसिल बनाया। दो लोगों ने साथ में बैठ के 9-9 बजे तक मीटिंग करी, 279 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर किसको देता है जीएसटी काउंसिल बनाने की? पावर दी गई है प्रेसिडेंट के हाथों में, कि प्रेसिडेंट जीएसटी काउंसिल बना सकता है, कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। और जीएसटी काउंसिल कैसे बनेगा? भाई एक तरीके का जॉइंट फोरम है, सेंटर और स्टेट दोनों के लोग आके बैठेंगे, जिसको हम जीएसटी काउंसिल का नाम देंगे। दोनों क्यों? भाई जब जीएसटी है, जीएसटी का पैसा सेंटर के पास भी जाएगा, स्टेट के पास भी जाएगा, तो जो लोग इसके अंदर बैठेंगे वो सेंटर के भी बैठेंगे और स्टेट के भी बैठेंगे। जो प्रोविजन है जीएसटी काउंसिल के, कब आए थे? 12 सितंबर 2016 को प्रोविजन आए थे, और प्रेसिडेंट ने कब ये काउंसिल बना दी? 15 सितंबर, 3 दिन बाद ही उसने काउंसिल बना दी। अब इस काउंसिल के कौन कौन मेंबर है? कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर क्या है काउंसिल का, कौन कौन से मेंबर आएंगे इस काउंसिल के अंदर? सबसे पहला मेंबर आएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर आएगा जिसको हम काउंसिल का चेयरमैन कहेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आएगा, स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज द मेंबर। मतलब फाइनेंस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या फिर यूनियन का रेवेन्यू मिनिस्टर आएगा जिसको हम मेंबर कहेंगे। एक तो चेयरमैन हो गया, दूसरा मेरा मेंबर हो गया। और कौन आएंगे? मेंबर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, ऐसे लोग जो कि फाइनेंस देखते हैं, जो कि टैक्सेशन देखते हैं। और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर द मेंबर। और कौन मेंबर होंगे? कोई भी मिनिस्टर जो कि स्टेट गवर्नमेंट जिसको नॉमिनेट कर देगी, भाई हमारी स्टेट की तरफ से ये बंदा आएगा, ठीक है जी। जो मेंबर होंगे जीएसटी काउंसिल के, जो कि यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, सी पार्ट के अंदर मेंशन करे गए हैं, एज सुन एज मे बी, वो अपने में से एक चूज वन अमंग देमसेल्फ टू बी द वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल फॉर सच पीरियड एज दे मे डिसाइड। मतलब ये लोग अपने में से एक वाइस चेयरमैन को डिसाइड कर सकते हैं।
उस पीरियड के लिए जो वो डिसाइड करेगी। तो 3 लोग होंगे, एक तो यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हम चेयरमैन कहेंगे, एक यूनियन मिनिस्टर होगा स्टेट का जो कि रेवेन्यू या टैक्सेशन फाइनेंस संभालता होगा, और एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन या फिर कोई भी मिनिस्टर जो कि हर स्टेट नॉमिनेट करेगी उसको भी हम मेंबर कहेंगे। अब डिसीजन क्या है? कोई भी डिसीजन जो काउंसिल बताती है वो पास होगा या फेल होगा कैसे डिसाइड किया जाएगा? भाई मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी का मतलब क्या है? अगर 3/4 वोट्स मिल जाएंगे मेंबर्स के जो कि प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि वोट नहीं करते होंगे, प्रेजेंट होंगे, इन्होंने क्या कंडीशन लगाई? मौजूद होने चाहिए और वोट करने चाहिए। अगर वो वोटिंग का जो डिसीजन है वो 3/4 आ गया तो इसका मतलब है 3/4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 या उससे ज्यादा, मतलब 75% या उससे ज्यादा फेवरेबल डिसीजन आ गया तो वो चीज हम पास कर देंगे। ये डिसीजन मेकिंग की बात है। ठीक है जी। वेटेज क्या है सेंटर की? सेंटर को कितनी पावर दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 पावर दी गई है, और सारी के सारी स्टेट गवर्नमेंट को मिला के कितनी पावर दी गई है? 2/3 पावर। जो वोट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। ये 100% वोट्स है। 1/3 वोट्स जो है वो सेंट्रल को दिए गए हैं, और 2/3 वोट जो है सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट को मिला के दिए गए हैं। ठीक है जी। अब जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या है? क्वेश्चन फंक्शंस भी पूछा जा सकता है या फिर रिकमेंडेशन भी लिखा जा सकता है। लिखेगा फंक्शन बताओ तब भी यही लिख कर आना है, लिखेगा रिकमेंडेशन बताओ कि जीएसटी काउंसिल ने आज तक क्या कर रिकमेंड करी है चीजें, तब भी ये लिख कर आना है। अब जीएसटी काउंसिल ने क्या क्या बताया? जीएसटी काउंसिल ने बताया कि ऐसे कौन कौन से टैक्सेस जो कि जीएसटी के अंदर सब्सिट्यूट हो जाएंगे, जो मैंने आपको बताए थे पहले, सेंटर के और स्टेट के टैक्सेस जो कि जीएसटी में सब्सिट्यूट हो रहे हैं। जीएसटी में एग्जेम्पशन, ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिस पे जीएसटी नहीं लगने वाला? जीएसटी के प्रोविजन में स्पेसिफिकली उन ट्रांजैक्शन को बाहर निकाल दिया गया कि अगर आपने ये ट्रांजैक्शन करी है तो आप एग्जेम्प्ट हो, आप पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्या है उसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। फिर मॉडल गुड एंड सर्विस टैक्स लॉस, या फिर कैसे लगेगा, कैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अपोर्शनमेंट होगा, सेंटर कितना रखेगा, स्टेट कितना रखेगा, कैसे कैसे होगा इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर, और आर्टिकल 269A कैसे वर्क करेगा, प्रिंसिपल जो कि गवर्न करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को, कि भाई मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था प्लेस ऑफ सप्लाई का, कि हम क्या माने जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, हम क्या माने कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए, इंट्रा लगाए या इंटर लगाए, कौन सा जीएसटी लगाए, तो वो सारे प्रिंसिपल गाइडिंग चीजें वो बताएगा काउंसिल। फिर काउंसिल और क्या रेकमेंड करेगा? थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है बेटा? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। सेल्स की लिमिट, कि भाई अगर आप इस स्टेट के अंदर हो और आपने अगर ये लिमिट क्रॉस कर दी तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी के अंदर क्या हो जाएगा? मैंडेटरी। समझ रहे हो? जर्नल लिमिट क्या है? जर्नल लिमिट है आपकी 20 लाख की, पर कुछ स्टेट्स के अंदर ये जो लिमिट है वो 10 लाख की भी है और ये लिमिट जो है 40 लाख की भी है। मतलब स्टेट वाइज हमने क्लासिफाई कर दिया कि टर्नओवर लिमिट क्या है। अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने उस टर्नओवर लिमिट से ऊपर की अपनी सेल कर दी, टर्नओवर अचीव कर ली, तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अब वो टर्नओवर लिमिट किस स्टेट के लिए क्या है वो आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो टर्नओवर लिमिट है सेट किसने करी है? ये बेटा आपकी जीएसटी काउंसिल ने सेट करी है कि गुड्स और सर्विस के केस के अंदर अगर आपने ये लिमिट को ब्रीच कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। और ऐसी अगर आपने लिमिट को ब्रीच नहीं किया तो कौन से ऐसे गुड्स और सर्विस है जो कि एग्जेम्प्टेड है, जिसको आप पे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन है। अब द रेट इंक्लूडिंग फ्लो रेट्स, भाई इतना रेट तो होना ही चाहिए टैक्स का। जैसे रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर 5% टैक्स लगता है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। तो सीलिंग लिमिट या फ्लोर लिमिट सेट करते हैं वो कि इतना सा मिनिमम तो टैक्स होना ही चाहिए और इससे मैक्सिमम हम जा ही नहीं सकते। कोई स्पेशल रेट अगर मुझे लगाना है किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लेके, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक का ये टैक्स लगना चाहिए, तो वो भी मेरी जीएसटी काउंसिल जो है वो रिकमेंड करेगी। अगर मुझे एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए ड्यूरिंग एनी नेचुरल डिजास्टर, कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए अगर मुझे एडिशनल फंड चाहिए तो मैं क्या रेट प्रिस्क्राइब करूँ टैक्स का, तो वो भी मेरी जीएसटी काउंसिल मुझे रिकमेंड करके बताती है। उसका जी पॉइंट पे स्टार मार्क क्या लिखा हुआ है देखो, स्पेशल प्रोविजन बनाए गए कुछ स्टेट्स के लिए। कौन कौन सी स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मतलब सारी मेरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही आ गई एक तरीके से। तो कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। वो स्पेशल प्रोविजन किस रिस्पेक्ट में? स्पेशल प्रोविजन बनाए गए विद द लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि इन स्टेट्स के अंदर अगर आप हो
इन स्टेट से अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो आपके रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो है वो डिफरेंट रहेगी। या फिर लिमिट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवाई। कॉम्पोजिशन लेवाई का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको आगे आके सिखाऊंगी कि उनको नॉर्मल तरीके से नहीं, उनको एक एग्जाम्पशन दी जाती है कि आप जीएसटी वगैरह कलेक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये समझाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिक प्रोविजन बना दी है विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स, कि अगर आप इन लिमिट के अंदर फॉल कर रहे हो और इस स्टेट से कर रहे हो तो आप पे ये चीजें एप्लीकेबल होगी। वो क्या होगा वो हम आगे आके सीखेंगे। उसके बाद कोई भी अगर आपको मैटर लगता है जीएसटी के बारे में, ठीक है, वो काउंसिल डिसाइड कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है कौन करेगी, जीएसटी काउंसिल। तो अगर मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू लेके चलूं तो आपको ये चीज देखनी है, अगर ये वाले पॉइंटर्स भी लिख कर आओगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ये सारी चीजों का काम करती है जीएसटी काउंसिल, ये सारी चीजें वो रिकमेंड करती है। ठीक है जी। अब रिसेंट टाइम में कौन कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट डिसीजन जो है जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं वो बताओ। अभी के टाइम में जीएसटी काउंसिल ने फटाफट से कौन कौन से बढ़िया डिसीजंस लिए वो बताओ। सबसे पहली चीज, उन्होंने ई इनवॉइसिंग को इंटीग्रेट कर दिया जीएसटी के साथ। मतलब आज अगर आप कोई बिल काटते हो, पहले क्या था, बिल काटते थे जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करते थे। अभी कहते हैं कि अगर आपकी जो टर्नओवर है, मतलब आपकी जो एनुअल सेल्स है 5 करोड़ या उससे ज्यादा की है, तो आप पे ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी। मतलब आपको एक डिजिटल इनवॉइस काटना पड़ेगा, आप मैनुअल इनवॉइस नहीं काटोगे। और सिस्टम इतना इंटरलिंक है कि जैसे ही आपने ई इनवॉइसिंग काटी, आपके जीएसटी वाले पोर्टल से वो कनेक्टेड है, इंटीग्रेट है, और आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ ये सारी ट्रांजेक्शन करी है, ये सारी सेल काटी है। समझ रहे हो। अप्रूवल ऑफ रोल आउट ऑफ ई इनवॉइसिंग सिस्टम इन जीएसटी। ई इनवॉइसिंग क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि भाई आपने इस ट्रांजैक्शन पे ये बिल काटा है, इतना जीएसटी है। ई इनवॉइसिंग सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया एक सिस्टम के साथ। डिजिटल इनवॉइस, उस पे क्यूआर पेमेंट्स भी आप रिसीव कर सकते हो। तो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है, पहले मैनुअल बिल काटा करते थे, हाथ से काटा करते थे। फिर महीने के एंड पे जब R1 भरने का टाइम आता था 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 11 तारीख, 11 डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगर अक्टूबर की रिटर्न है तो उसको 11 नवंबर तक मैं भर सकती हूँ। तो एक एक बिल मुझे जीएसटी पोर्टल पर डालना पड़ता था। अब अगर आपने ये लिमिट को ब्रीच कर दिया, 5 करोड़ या उससे ज्यादा की आपकी एनुअल टर्नओवर है, तो आप पे ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी कि भाई जब भी आप बिल काट रहे हो तो वो जीएसटी पोर्टल पे जाएगा, अपने आप ही भर जाएगा। समझ रहे हो। डिजिटल मैकेनिज्म है ताकि आपकी जो रिपोर्ट है, इनवॉइसेस है, अपने आप ही एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर जनरेट होकर आएंगे। ठीक है। इसके बाद ई इनवॉइसिंग थ्रेशोल्ड जो है उसको कम कर दिया गया, पहले ज्यादा थी पर अब कम कर देगा ताकि और लोग भी हम कवर कर ले। और अभी जो एप्लीकेबल ई इनवॉइसिंग लिमिट है वो कितनी है, 5 करोड़ और मोर। अगर 5 करोड़ या से ज्यादा की आप ट्रांजेक्शन करते हो, उससे ऊपर की टर्नओवर अगर आपकी है किसी भी साल के अंदर, तो आप पे ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट काम जो उन्होंने किया, डायनामिक क्यूआर कोड। भाई आपके इनवॉइस के ऊपर ही क्यूआर कोड बनकर आता है कि भाई अगर आपको पेमेंट करनी है तो स्कैन करो और पेमेंट करो उसकी। इनवॉइस के ऊपर ही डायनामिक क्यूआर कोड आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड ऑन इनवॉइसिंग टू फैसिलिटेट द डिजिटल पेमेंट, कि पैसा ऑन द स्पॉट दो फटाफट से। इनवॉइस के ऊपर ही क्यूआर लगा दिया कि जब भी पैसा देने का मन करे फटाफट से इसके ऊपर दे दो। थर्ड चीज, इंटीग्रेट कर दिया ई इनवॉइसिंग विद द ई वे बिल सिस्टम। ई वे बिल क्या होता है, जब भी आप गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हो, एक जगह से गुड्स दूसरी जगह पे लेके जाते हो, यहां से यहाँ पे गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो भाई आपके पास ई वे बिल होना मैंडेटरी है। अगर बीच में किसी भी इंस्पेक्टर ने आपको पकड़ लिया तो आपका सारा का सारा जो गुड्स है वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे अपने पास। तो बेसिकली एक ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए आपका ई वे बिल सिस्टम भी जीएसटी के साथ इंटीग्रेट कर दिया। सारी चीजें जीएसटी रिटर्न के साथ आ गई कि भाई इस ट्रांजैक्शन के लिए ये ई वे बिल जनरेट हुआ था, वो भी आपका इंटरलिंक हो गया। तो ये सारे सिग्निफिकेंट डिसीजंस जीएसटी काउंसिल ने अभी रिसेंट टाइम में लिए हैं ताकि आपका बिजनेस करने के ईज हो जाए। फोर्थ, सिंप्लीफिकेशन एंड ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। भाई अब एक चीज बताओ, कितनी आप सेल काट रहे हो ई इनवॉइसिंग के थ्रू, वो जीएसटी वालों को पता है। किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कितनी ट्रांसपोर्टेशन हुई है, कब हुई है, किस टेम्पो व्हीकल के अंदर वो सामान गया है, ई वे बिल का सिस्टम वो उनको पता है। तो हर चीज आपके रिटर्न के अंदर ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। जस्ट आपको फाइनल बताना होता है कि भाई आपकी इतनी टैक्स पेमेंट बन रही है, इसको पे करो और काम खत्म। हर चीज ऑटो पॉपुलेट हो रही है, हर चीज की इंफॉर्मेशन उनके पास है ताकि आपका जो कंप्लायंस है वो ईजी हो जाए। फिफ्थ पॉइंट, अप्रूवल ऑफ सर्टेन ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन द सीजीएसटी रूल। मतलब जो प्रोविजंस बनाए गए थे, रूल्स बनाए गए थे, उसके अंदर कुछ उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट्स करी है, चेंजेस करी है ताकि ईजनेस आए। जैसे कि वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4। जो मैंने आपको कॉम्पोजिशन लेवाई वाला बताया था ना, ऐसे लोग जिनको जीएसटी ना तो वो कल मतलब जीएसटी सामने वाले पर्सन से कलेक्ट नहीं कर सकते, वो जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर वो जीएसटीआर 4 लेट भी फाइल करते हैं अपने ड्यू डेट से, लेट सपोज उनकी ड्यू डेट है फर्स्ट, तो अगर वो फर्स्ट से डिले भी कर रहे हैं तो उनकी लेट फी को हम वे कर देंगे।
ठीक है। एडिशनल मोड ऑफ पेमेंट फॉर टैक्स, कि भाई आप टैक्स की पेमेंट के लिए हम ओवर द काउंटर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एनईएफटी मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू कर सकती है, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो भाई पेमेंट, गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, वो तो बहुत सारे मीडियम खोल देगा कि पैसा आना चाहिए भाई, कैसे मर्जी कर तू। समझ रहे हो? तो ये सारे डिसीजन जो है जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं। फिर उसके बाद ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए, आप समझ रहे हो आजकल क्या है, बहुत ज्यादा ईवी का क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा एक तरीके से हाइक चल रही है। हाइप चल रही है कि भाई ईवी ईवी आएगा, इसके अंदर शेयर्स में पैसा लगा दो, खूब ग्रोइंग मार्केट है। तो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने क्या कहा कि भाई हम जीएसटी के रेट को कम कर देंगे। जीएसटी के रेट जो इलेक्ट्रिक बसेस पे पहले 12% थे, उन्होंने कम करके उसको 5% कर दिया। अगर मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक बस को हायर करना है तो उसके लिए जो कैपेसिटी थी कि अगर वो 12 लोग या उससे ज्यादा की सिटिंग कैपेसिटी को मैं हायर कर रही हूँ, तो भाई हमने उन्होंने क्या किया, जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया कि भाई उस पर जीएसटी लगाएंगे ही नहीं। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक बस जो है उस पे जीएसटी का रेट क्या था, पहले 12 था, उन्होंने 5 कर दिया ताकि ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव को प्रमोट कर पाए। और अगर इलेक्ट्रिक बस को मुझे हायर करना है, भाई घुमाने लेके जाना है अपनी फैमिली को, हायर करना है, जिसकी ऑक्यूपेंसी क्या है 12 या उससे ज्यादा लोग, मोर देन 12 लोग, सॉरी मोर देन 12 पीपल, जिसकी ऑक्यूपेंसी 13 या उससे ज्यादा की है, मोर देन 12, तो उसको जीएसटी से एग्जाम्प्ट कर दे कि उस पर जाओ, कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैम क्या है मुझे याद करने, अरे भाई कर लो। पूछा जा सकता है कि जीएसटी काउंसिल ने अभी आपके लिए करा ही क्या है, तो बस इतना कुछ नहीं लिखना, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो चीज उसको दिखनी चाहिए, अगर वो चीज उसको दिखाई दे देगी, आपको पूरे नंबर दे के आगे चलेगा। ठीक है जी। अब जीएसटीएन क्या होता है? जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। कॉमन जीएसटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, एक तरीके से समझो एक डैशबोर्ड है, पोर्टल है जो कि हर चीज को इंटीग्रेट करता है। मैम मुझे जीएसटी की वेबसाइट खोलनी है, कैसे खोलूं? बेटा टाइप करना www.gst.gov.in, www.gst.gov.in। क्या होगा? जीएसटी की आपका पोर्टल खुलकर आ जाएगा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि पूरे जीएसटी के नेटवर्क को मैनेज करती है। ये बेसिकली एक ऐसा यूनिफॉर्म इंटरफेस है जो कि एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके अंदर टैक्स पेयर भी और सारे लोग इंटीग्रेट है। गवर्नमेंट भी अपना चीज देख सकती है, टैक्स पेयर भी देख सकता है, सब चीजें एक तरीके का ऐसा एक कॉमन और शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, जो टैक्स पे कर रहा है वो भी, जो सीए है वो भी, सारे लोग ए टू जेड इस नेटवर्क को फॉलो करते हैं, इस वेबसाइट इस पोर्टल को फॉलो करते हैं। एक वन सिंगल कॉमन पोर्टल है सारी जीएसटी रिलेटेड सर्विस के लिए, चाहे मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, चाहे मुझे कैंसिल कराना है, चाहे मुझे पेमेंट करनी है, चाहे मुझे रिटर्न फाइल करनी है, हर चीज के लिए एक कॉमन उन्होंने पोर्टल बना के दे दिया। फिर ये जो पोर्टल है एक तरीके से क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है कि भाई जो भी टैक्स पेयर का क्लेम वगैरह है उसको सेटल कराओ, पेमेंट कराओ, अगर कोई इनपुट है तो उसको सेट ऑफ कराओ। जब भी बेटा, वैसे तो मुझे पता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, पर जब भी आप अपनी 3B फाइल करते हो ना, जीएसटीआर 3B, मैं आपको समझाती हूँ। जीएसटीआर 3B में क्या होता है, आपको ना दिखाया जाता है कि देखो आपकी आउटपुट सेल जितनी थी, मतलब आपने सेल जितनी करी है, सेल्स पे लेट सपोज आपका 1000 रुपए का टैक्स बना। फिर दिखाते हैं आपकी जो इनपुट थी, मतलब जो आपने परचेस करी थी, परचेस के ऊपर आप 800 रुपए का टैक्स ऑलरेडी देकर आ चुके हो। तो फिर ये कहता है कि जो 200 रुपए है इसकी पेमेंट कैश के अंदर करो। तो ये बेसिकली एक तरीके से क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है कि जो भी आपका आउटपुट है उसमें से इनपुट माइनस करा के कहते हैं कि जो बैलेंस पेमेंट है वो मुझे कैश की फॉर्म में पे करवाओ। फिर जैसे ही आप क्या करते हो, चालान की पेमेंट करते हो, ऑटोमेटिकली वो आपको ऑप्शन दिखाते हैं कि क्या आप सेट ऑफ करना चाहते हो। सेट ऑफ करोगे, बस काम खत्म। वो जीएसटी पोर्टल हर चीज अपने आप उठा लेता है। भाई जीएसटी पोर्टल जो ये नेटवर्क है एक तरीके से लिंकेज है सारी स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। आज जो भी टैक्स कमिश्नर है, जीएसटी कमिश्नर है, ऑफिसर है, वो सब लोग कहाँ काम करते हैं? इस पोर्टल के ऊपर काम करते हैं। सेंट्रल के टैक्स अथॉरिटीज के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, बैंक के लिए, इवन हर पर्सन के लिए एक कॉमन नेटवर्क है जिसपे वो जाके अपना अपना चीजें सेलेक्ट करके अपनी सारी फैसिलिटीज को कर सकता है अवेल। ठीक है। द जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फर्निश करता है ई वे बिल, मतलब हम जो ई वे बिल बनाते हैं, ई वे बिल की वेबसाइट पे जाके उसकी भी चीजें यहाँ पे दिखती है। अगर मुझे कोई भी इनवॉइस, ई इनवॉइस की रिपोर्टिंग करनी है, ई इनवॉइस जनरेट करना है, तो वो भी इस चीज से लिंक्ड होता है।
ई-इनवॉइस जो मैंने बनाया वो भी जीएसटी पोर्टल से लिंक्ड है, जो मैंने ई-वे बिल क्रिएट किया वो भी जीएसटी पोर्टल से लिंक्ड है। अभी मुझे पता है कि आपको बहुत क्लैरिटी नहीं आई होगी ई-वे बिल क्या है, उसका पूरा एक चैप्टर है, उसके अंदर हम समझेंगे कि ई-वे बिल होता क्या है। तो एक तरीके से अभी अगर मैं इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करूँ तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि जीएसटी एक तरीके का ऐसा नेटवर्क है जो कि एक पोर्टल है, एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ए टू ज़ेड हर बंदा कनेक्टेड है, हर बंदा अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। एक तरीके का ऐसा कॉमन और शेयर्ड आईटी प्लेटफ़ॉर्म है जो कि हर काम करता है, क्लियरिंग हाउस का काम करता है, हर फंक्शन अवेल कर सकते हैं, सब चीज़ों का एक लिंकेज है। डन। अब इसके काम क्या है? फंक्शन काम क्या करता है? भाई आपको रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। बताता है भाई अगर आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए ना तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो। पूरा अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल डालो, ये डालो, लोकेशन डालो, सब चीज़ें डालो। फैसिलिटेट करता है आपको रजिस्ट्रेशन करने में। फिर उसके बाद आप जो भी रिटर्न भरते हो, जो आपकी सेल की रिटर्न होती है या जो टैक्स पेमेंट की रिटर्न है R1, 3B, वो सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को आपकी रिटर्न पहुँचाता है। आपका जो आईजीएसटी है उसका सेटलमेंट करने में हेल्प करता है कि भाई आईजीएसटी का पैसा कितना सेंटर को जाएगा, कितना स्टेट को जाएगा, कंप्यूट करता है, बताता है और उसको सेटल करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद मैच करता है टैक्स पेमेंट डिटेल विद द बैंकिंग नेटवर्क। भाई आज आप डायरेक्टली जीएसटी वालों को पैसा थोड़ी देते हो, आप तो अपने बैंक के थ्रू चालान रेस करते हो। बैंक से आपने पैसा कटवाया, फिर वो बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू वो पैसा जीएसटी वालों को पहुंचा क्या नहीं पहुंचा, हर चीज वो मैच होती है। ठीक है, जो भी आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हो किसी बैंक के थ्रू करते हो तो बैंक से वो पैसा कट के, बैंकिंग नेटवर्क से पैसा कट के जब वो जीएसटी वालों के पास होता है वो मैचिंग मैकेनिज्म भी वहां पे दिखता है। वो आपको हेल्प करता है टैक्स पेयर की प्रोफाइल को चेक करने में। आज मैं बताती हूँ, आप मुझे किसी भी पर्सन का जीएसटी नंबर दो, जस्ट जीएसटी नंबर, मैं उससे ये पता लगवा सकती हूँ वो बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ पे वो बिजनेस है, कौन प्रोप्राइटर है, क्या उसने अपनी जो रिटर्न्स थी वो फाइल करी भी है नहीं करी, हम हर चीज उसकी टैक्स पेयर की पूरी प्रोफाइल जान सकते हैं। वो सारा एनालिसिस हमें कैसे मिलता है? इस पोर्टल के थ्रू मिलता है। उसके बाद रनिंग एंड मैचिंग द इंजन फॉर मैचिंग रिवर्सल एंड क्लेम ऑफ आईटीसी। आईटीसी कितना है, कितना आईटीसी रिवर्स हो गया, मतलब आपने गलती से ले लिया, गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये तो आपको आईटीसी मिलना ही नहीं चाहिए था, रिवर्स कर देगी, कितना वापसी रिक्लेम कर सकते हो, हर चीज। फिर ई वे बिल और ई इनवॉइस, ई वे बिल हेल्प हो सकती है और ई इनवॉइस जनरेट करने में भी हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स की कि मैम ये तो उसके काम हो गए, फीचर्स क्या है उसके? भाई एक तरीके का आपका एक ट्रस्टेड नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। नेशनल क्यों? हर छोटे से लेकर टैक्स पेयर से लेकर बिल्कुल आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, हर पर्सन अलाइंड है, वो सारी की सारी चीजें इसी पोर्टल के ऊपर करता है। जीएसटी एक ट्रस्टेड नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जिसको मैं एनआईयू कहती हूँ, जो कि आपको पूरी रिलायबल एफिशिएंट इंफॉर्मेशन देता है। आईटी की बैकबोन है जिसकी वजह से जीएसटी की पूरी स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है। अगर ये साइट करप्ट हो जाए, वेबसाइट वैसे तो बहुत आसानी से होती नहीं, अगर कुछ हो जाए तो पूरा का पूरा जीएसटी का सिस्टम हिल सकता है। इतनी ज्यादा एक ये वेबसाइट है जिसपे कॉन्फिडेंशियल चीजें डली हुई होती है, बिल्कुल एक आईटी रोबस्ट बैकबोन है। ठीक है, हैंडल करती है सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को। सिंस मैंने क्या बताया, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो आईजीएसटी जो है उसका कैसे सेटलमेंट होगा, कितना पैसा सेंट्रल को जाएगा और स्टेट को जो पैसा जाएगा तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जो है ये पोर्टल हैंडल कर सकता है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती है अभी तो बेटा, बहुत बहुत लीनियंट ट्रांजैक्शंस आती है आपको। मैं जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रियलिटी लाइफ में देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होती है, समझ नहीं आते कि पैसा किस गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। तो ये पोर्टल इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि वो सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया इतनी लार्ज वॉल्यूम के अंदर हो रही है। एक रैपिड सेटलमेंट करता है उन ट्रांजैक्शंस का, बताता है कि कितना पैसा स्टेट के पास, कितना पैसा सेंट्रल के पास जाना चाहिए। एक तरीके का इतना स्ट्रांग ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ऐसी सर्विस है जो कि पूरा का पूरा चीजों को हैंडल कर रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहा है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, ऑल इंफॉर्मेशन विल बी सिक्योर। भाई अगर कोई भी चीज हैक हो गई, कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल निकल गई, तब क्या होगा? टैक्स पेयर का तो पूरा पूरा डेटा इसके हाथ में है। तो भाई गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को इतना सिक्योर, इतना स्मूथ बनाया है कि भाई कुछ नहीं इधर से उधर हो सकता। गवर्नमेंट के पास पूरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है जीएसटी नेटवर्क का। जो भी इंफॉर्मेशन है सारा टैक्स पेयर की, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सिक्योर इंफॉर्मेशन है, वो अपने पास रखता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पूरा कॉम्पोजिशन है, पूरा कंट्रोल है कि बोर्ड के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर रही है, जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह कर रही है जीएसटी नेटवर्क के साथ, अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ, हर चीजों पे वो एक अपना कंट्रोल बना के रखते हैं। और ये पोर्टल इतना सिक्योर है कि हर चीज हमारी कॉन्फिडेंशियल रहती है।
फिर उसके बाद एक्सपेंसेस विल बी शेयर्ड। भाई इतना अच्छा ये पोर्टल मैनेज कर रहे हैं, तो खर्चा भी तो अच्छा खासा आता होगा, तो उसका खर्चा क्या सिर्फ सेंटर उठाएगी? नहीं। क्या सिर्फ स्टेट उठाएगी? नहीं। जब पैसा दोनों में बट रहा है तो खर्चे भी तो दोनों में बटेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जो यूजर का चार्जेस होता है, जितने भी लोग जीएसटी पोर्टल से कनेक्टेड है, वो पूरा का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उठाती है इक्वल प्रपोर्शन में। जब पैसा आधा आधा लोगे तो खर्चा भी तो आधा आधा देना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द यूजर्स। जो स्टेट है विल देन बी अ पोर्शन टू इंडिविजुअल स्टेट। आधा जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, पर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, वो फिर फर्दर बाइफरगेट होता है इंडिविजुअल स्टेट्स के ऊपर इन प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ टैक्स पर इन दैट स्टेट। जितने टैक्स पर उस स्टेट के अंदर है इन प्रपोर्शन टू दैट वो खर्चा फिर वो उठाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखना है मैम, ये 4 पॉइंट, ये पॉइंटर्स लर्न है तो मेरा काम बन जाएगा। अंदर आप कुछ भी लिखो, अपनी मर्जी से पॉइंट को एक्सप्लेन करो, चलेगा। ये 4 पॉइंटर लर्न कर लोगे तो मेरा काम बन जाएगा। अब अच्छा सा एक टॉपिक है, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, ये मैंने आपको ऑलरेडी भी थोड़ी देर पहले समझाया है कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो भाई स्टेट गवर्नमेंट को होने लगा रेवेन्यू लॉस, क्योंकि पहले तो खूब सारा पैसा कमा पाते थे। अब एकदम से जीएसटी आ गया तो भाई जो मेरा रेवेन्यू लॉस हुआ उसकी कौन भरपाई करेगा? तो इसके लिए हमने बनाया द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल्स 2017 इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर। जो कि क्या कहता है ये बिल, ये कहता है कि भाई किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अगर लॉस हो रहा है रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू में कोई भी लॉस हो रहा है जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की वजह से, जैसे ही जीएसटी आया उसकी वजह से अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो हम उसको कंपनसेट करके देंगे। ये जो कंपनसेशन होगा स्टेट को, वो अगले 5 सालों तक प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टेट ब्रिंग इट स्टेट जीएसटी एक्ट इनटू फोर्स। जिस दिन वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जीएसटी एक्ट ले आएगी उस दिन से अगले 5 सालों तक स्टेट गवर्नमेंट को हम क्या देंगे? कंपनसेशन देंगे। फॉर दिस पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन, कितना पैसा जाएगा किस स्टेट को कैसे पता चलेगा? वो उसके लिए हमने 2015-16 को बेस ईयर माना, और इस ईयर के बाद जितना जितना लॉस गवर्नमेंट को होने लगा स्टेट गवर्नमेंट को, उतना उतना हमने उसको कंपनसेट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल देखो, जीएसटी आया 2017 के अंदर, हमने बेस ईयर किसको माना? 2015-16 को। लेट सपोज बेस ईयर के अंदर 100 CR का उसने बिजनेस किया। वो ये कहते हैं कि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हर साल जो स्टेट है वो 14% पर एनम का क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। तो 100 + 14% कितना हो जाएगा? 114 करोड़। तो अगले साल अगर गवर्नमेंट को इतने पैसे नहीं मिले तो जितना डेफिसिट था उतना डेफिसिट हम उस स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे थ्रू कैसे? कंपनसेशन टू स्टेट सेस के थ्रू। डन है। ये चीज समझ में आई। उन्होंने सीधी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोली कि अगले 5 सालों तक जो भी रेवेन्यू में लॉस होगा हम ये मान के चलेंगे कि हर साल वो 14% का रेवेन्यू कर रही है। ठीक है, 14% पर एनम का अगले 5 सालों तक उसका वो ग्रोथ रेट है वो बढ़ाएगी। जैसे कि 100 + 14% कितना हो जाएगा? 114%। ठीक है, उसके बाद 114 + 14% हर साल मान के चलेंगे इतना इतना वो ग्रोथ कर रही है। अगर वो उतना अमाउंट उसको मिल रहा है तो ओके, अगर उतना अमाउंट नहीं मिलता जो भी डेफिसिट है वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। बेस ईयर के रेवेन्यू के अंदर हम सारा रेवेन्यू लेंगे जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट कमा रही थी, जिसके अंदर उसका वैट आएगा, एंट्री टैक्स आएगा, सेंट्रल स्टेट टैक्स आएगा, जो टैक्सेस एडवर्टीजमेंट में था और जो लग्जरीज के ऊपर टैक्स था, ये सारे टैक्सेस मिलाने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कमा रही थी, रेवेन्यू कलेक्शन कमा रही थी, उसको हम टोटल करेंगे। अब कुछ एडिशनल पॉइंट है, कहते हैं हॉवेवर जो कोई भी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कमा रही थी फ्रॉम द सप्लाई ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और सर्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसको हम बेस ईयर के रेवेन्यू कैलकुलेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? आज के डेट में ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। अब जीएसटी के एम्बिट से बाहर क्या है? इन ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगता ही नहीं। जब जीएसटी लगता ही नहीं तो जीएसटी आने की वजह से इन ट्रांजैक्शन पे कोई हैम्पर ही नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसलिए ये स्पेसिफिकली कहा कि ये जो दो ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर कोई भी अगर टैक्स वगैरह आप पहले कमा रहे थे और कोई भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो उसकी हम भरपाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस पर हम जीएसटी लगा ही नहीं रहे। जब जीएसटी लगा ही नहीं रहे तो जीएसटी आने की वजह से इस पर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। तो इसलिए बेस ईयर की कैलकुलेशन में ये दोनों ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है जी। अब मैम जो पैसा मिलेगा स्टेट को कब मिलेगा? जो पैसा मिलेगा वो हर 2 महीने बाद कैलकुलेट करा जाएगा और हर 2 महीने बाद उसको रिलीज किया जाएगा। प्रोविजनली कैलकुलेट कर दिया गया और हर महीने के दो मतलब हर 2 महीने के बाद रिलीज एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ्स स्टेट को पैसा दे दिया जाएगा। जो पैसा उसको टोटल रेवेन्यू मिल रहा है ये सारी कैलकुलेशन कौन करेगा? मैम ये सारी कैलकुलेशन को ऑडिट किया जाएगा सीएनएजी के थ्रू, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये नाम मैम मैंने कहीं और भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। ये नाम आपने कहाँ पढ़ा था? ये नाम बेटा आपने कंपनी लॉ के अंदर अपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा था, सीएनएजी का। कहते हैं कि जो भी अगर काम गवर्नमेंट कंपनी कर रही है
समझ रहे हो? कोई भी काम अगर गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू हो रहा है, तो वो सारा ऑडिट किया जाता था सीएनएजी के थ्रू। डन है? अब उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है, किस पे लगाया जाएगा? भाई जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा कुछ गुड्स या सर्विस के सप्लाई पे, जो कि जीएसटी काउंसिल बताएगी। जीएसटी काउंसिल कुछ गुड्स और सर्विस बता देगी कि इन गुड्स सर्विस के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। जो भी पैसा आएगा उस सेस से, वो जीएसटी कंपनसेशन फंड के अंदर डाल दिया जाएगा। और ये जो पैसा इसके अंदर डाला जाएगा, वो स्टेट के लिए ही यूज़ किया जाएगा। जो भी स्टेट को लॉस वगैरह हो रहा था ना जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, उसके लिए वो यूज़ करा जाएगा, ठीक है। मैम अगर इसके अंदर फंड में कोई भी पैसा अनयूटिलाइज़ रहेगा तो उसका क्या? कोई पैसा यूटिलाइज़ नहीं हो पाया, तो उसका क्या? भई बाँट लेंगे आधा-आधा, आधा तेरा, आधा मेरा। 50% फंड जो है स्टेट में शेयर कर दिया जाएगा, 50% जो रिमेनिंग बच गया, वो सेंट्रल को दे दिया जाएगा। सिंपल एज़ इट इज़। फंड में पैसा आया, पैसा कैसे आएगा? मैम कुछ गुड्स या सर्विस के ऊपर हम ये लगा देंगे। कौन से गुड्स सर्विस? जो कि जीएसटी काउंसिल बताएगी, ठीक है जी। ये पैसा क्यों दे रहे हैं? ताकि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो उसको कंज़्यूम कर पाए, ठीक है? उस पे कोई नुकसान ना हो स्टेट गवर्नमेंट को, परफेक्ट है। मैम इस फंड में कोई भी पैसा अनयूटिलाइज़्ड रह गया, आधा-आधा बाँट लो, आधा सेंटर का, आधा स्टेट का, ठीक है। मैम ऐसी कौन-सी ट्रांज़ैक्शन है जिसकी वजह से जो हम जीएसटी की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, जो बेसिकली हम बेस ईयर के टैक्स रेवेन्यू कैलकुलेशन के अंदर नहीं लेंगे? अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड सर्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्यों? जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, जीएसटी लगता है, नहीं तो जीएसटी आने के बाद इन ट्रांजैक्शन में कोई फर्क पड़ना ही था। मैम पैसा कब मिलेगा? हर 2 महीने के बाद मिलेगा। ऑडिट कौन करेगा? सीएनएजी इस चीज का ऑडिट करेगा, ठीक है। कौन कौन से टैक्सेस थे जो सब्सिम हो गए, जो कि टैक्स हम टोटल लेके चलेंगे? मैम स्टेट वैल्यू एडेड, सेंट्रल स्टेट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्स ऑन लग्जरीज। ये ऐसे 4 टैक्सेस है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी। और जो भी इसका टोटल रेवेन्यू आया करता था, हम मान के चलेंगे हर साल उसका ग्रोथ रेट कितना होगा? 14% पर एनम का। इतना पैसा मिल गया तो परफेक्ट है, नहीं मिला तो हम देंगे डेफिसिट जितना रह गया, ठीक है जी। कितने सालों तक देंगे? अगले 5 सालों तक हम देंगे। दिस इज ऑल अबाउट स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। परफेक्ट है, क्लियर होगी चीजें आपको? बस इतना सा आपका चैप्टर था।